हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये वीडियो लेक्चर है। ईएफएम में पेपर सेकंड हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। पेपर का नाम है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स। और कंज्यूमर बिहेवियर, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक में हम यूटिलिटी के बारे में देखेंगे। यूटिलिटी उपयोगिता, फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, और इसके अलावा मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। तो देखिए, यूटिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये कंज्यूमर बिहेवियर जानना ही क्यों ज़रूरी है। देखिए, कोई भी कंपनी हो वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहती है, प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहती है, और इसके लिए सबसे पहले कंज्यूमर का बिहेवियर, उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आज हर कंपनी अपने कंज्यूमर्स की जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करती है। ये जो हम नेट पे सर्च करते हैं, चाहे जो भी चीज़ हो, आपको जो भी चीज़ पसंद है आप जनरली उसे नेट पे सर्च करते हैं। जो भी वेबसाइट्स है उस डेटा का पता करती है कि आप किस चीज़ को कितनी बार सर्च कर रहे हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको वो लोग ऐड दिखाते हैं, जिससे कि वो अपनी कंपनी जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ और आपसे एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो हर कंपनी का जो टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, और इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हैं या कस्टमर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उनको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, जिससे कि वो प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न कर सकें। तो यहाँ पे हम जो कमोडिटीज़ हैं उनकी यूटिलिटीज़ है, सर्विसेज हैं उनकी यूटिलिटीज़ है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यूटिलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए, हर वस्तु कोई भी कमोडिटी हो उसकी निश्चित रूप से कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। उसमें हो सकता है वो बेनिफिशियल हो या हार्मफुल हो। यूटिलिटी बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है, लेकिन उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई यूटिलिटी है, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता है, इसीलिए कंज्यूमर उसे परचेज़ कर रहा है। जैसे कि आप सपोज़ करें, आप देखेंगे कि जो बीकॉम के स्टूडेंट होते हैं वो जनरली अकाउंट्स की बुक परचेज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए अकाउंट्स की बुक की यूटिलिटी है। लेकिन साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं वो अकाउंट्स की बुक परचेज़ नहीं करते। बीएससी वाले स्टूडेंट्स को देखिएगा तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स अकाउंट्स की बुक परचेज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं परचेज़ कर रहे? उसका रीज़न क्या है? जबकि अकाउंट्स की बुक के लिए आप और हम जो परचेज़ करते हैं, बीकॉम स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स की बुक परचेज़ कर रहे हैं वो 250, 300 रुपीज़ वो पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो अकाउंट्स की बुक है उसकी यूटिलिटी है, लेकिन बीएससी वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए अकाउंट्स की बुक की यूटिलिटी नहीं है, इसीलिए वो उसको परचेज़ नहीं करते। कोई भी चीज़ हो उसमें निश्चित रूप से यूटिलिटी है, इसीलिए हम उसे परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप एक इलिटरेट पर्सन ले लेंगे जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जो निरक्षर है, जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, वो कोई बुक्स ही परचेज़ नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बुक्स की कोई यूटिलिटी ही नहीं है, किसी भी बुक को परचेज़ नहीं करेगा। लेकिन आप और हम जो स्टूडेंट है वो निश्चित रूप से बुक्स को परचेज़ करेगा, कॉपी को परचेज़ करेगा। उसका रीज़न क्या है? उसके लिए पे भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी यूटिलिटी दिख रही है, इसीलिए वो पे करने को तैयार है। एक शराबी होता है, उसको शराब में यूटिलिटी दिखती है, इसके लिए वो पे करता है। और जो पे नहीं करता है शराब के लिए, जिसने कभी यूज़ नहीं की, सिगरेट नहीं पीता, स्मोक नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको उसमें यूटिलिटी नज़र नहीं आ रही है। तो यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो देखिए, यूटिलिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। यूटिलिटी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है बेनिफिशियल ही हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि
satisfying power of a commodity, satisfying power of a commodity is known as utility. It can be beneficial or harmful for the consumer, like alcohol, it is consumed by the drinker. They pay for it, but everybody knows that it is harmful. तो देखिए, satisfying power of a commodity is known as utility. It can be beneficial or harmful for the consumer. Like alcohol, it is consumed by the drinker. They pays for it, but everybody know that it is harmful. तो ये harmful होती है, लेकिन उसके बाद भी हम यूज़ करते हैं, या फिर काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया आपको, utility can be positive, negative और ज़ीरो. तो देखिए, हमने देखा कि ये यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है. अब देखिए पॉजिटिव कैसी होती है, नेगेटिव कैसी होती है और ज़ीरो कैसे होती है. तो देखिए, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम यूटिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं. तो मान लीजिए कोई कंज्यूमर है जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, काफ़ी हंग्री है एक पीपल, और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है. अब जब वो चपाती खाएगा तो निश्चित रूप से जो फर्स्ट चपाती होगी वो उससे उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी. देन वो सेकंड चपाती कंज्यूम करेगा तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है उसको निश्चित रूप से फर्स्ट जो चपाती थी उससे जो यूटिलिटी मिली थी, सेकंड चपाती से उसको जो यूटिलिटी मिलेगी वो निश्चित रूप से कम मिलेगी. थर्ड चपाती से अगर हम देखें तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी उसे निश्चित रूप से फर्स्ट 2 चपाती की कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में कम यूटिलिटी मिलेगी. तो इसे अगर हम देखें तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पे हम यूनिट कंज्यूम्ड ले लेते हैं. यूनिट कंज्यूम्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो 5 यूनिट है जो आपने कंज्यूम की है, या 5 चपाती है जो आपने कंज्यूम की है. फर्स्ट चपाती से जो आपको यूटिलिटी मिली उसे एज्यूम कर लेते हैं हम. अब देखिए यूटिलिटी है, इसे मेज़र करने का कोई निश्चित रूप से एक पैमाना तो होता नहीं है, और ना किसी कमोडिटी में कोई यूटिलिटी होती है. यूटिलिटी ऐसा नहीं है कि किसी कमोडिटी में है. जैसे पानी है, पानी की कोई यूटिलिटी है क्या?
तब तक नहीं है जब तक कि हमें प्यास नहीं लगती। लेकिन जिस वक्त प्यास लगेगी, बहुत तेज़ प्यास लगेगी, तो उसके लिए हमारे लिए पानी की यूटिलिटी होगी और उसके लिए हम पे करने को तैयार हो जाएंगे, चाहे जो भी अमाउंट हो। रेगिस्तान में आप देखिए कीजिए, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं मिलता है, वहाँ पे पानी को परचेज़ करने के लिए हम कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए एग्री हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे पानी है वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हम उसके लिए पे करने के लिए एग्री हो गए। लेकिन कब? जब हमें पानी की नीड होगी। पानी की नीड नहीं है तो हम उसके लिए पे करने के लिए भी राज़ी नहीं है। जब आपको प्यास नहीं है तो हम पानी को पूछते नहीं है। इसीलिए क्यों? तो पानी में क्या हर वक्त यूटिलिटी थी क्या? नहीं। कंज्यूमर, ये एक साइकोलॉजिकल व्यूज़ है कि जब व्यक्ति को लगता है कि हाँ भाई यूटिलिटी है तो उसके लिए पे करने के लिए एग्री हो जाता है। आप देखा कीजिए, पतंग पूरे 12 महीने मिलती है, लेकिन 12 महीने हर व्यक्ति इसके लिए पे करने को तैयार है क्या? तो आप देखेंगे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे पतंग के लिए जनरली कोई पे नहीं करता क्योंकि उस वक्त इसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती। लेकिन जनवरी मंथ जब आएगा, जब संक्रांत आएगी, उस समय इसके लिए पे करने के लिए लोग एग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी यूटिलिटी उस समय हो जाती है। इसी तरह एग्जाम टाइम में अगर आप देखेंगे तो उस वक्त आप लोग 5 ईयर्स के जो पेपर हैं वो जनरली परचेज करके पढ़ने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी आपके लिए बढ़ जाती है। जब आपके लिए यूटिलिटी बढ़ जाती है तो आप उसको परचेज करते हैं और उसे प्रिपेयर करने लग जाते हैं। जबकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब आपके पेपर नहीं थे तब भी वो पेपर मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन उस समय उसकी यूटिलिटी नहीं थी या कम थी, तो आपने उसको परचेज नहीं किया। तो यूटिलिटी जो है वो समय अनुसार डिपेंड करती है और आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। चीज़ें तो वही रहती हैं। और यूटिलिटी जब हमारे लिए ज़्यादा होती है, जब हमें लगता है कि यार, आपने कभी सोचा कि भाई आप के जो पेरेंट्स हैं वो किसी एक ही चीज़ पे अपने पूरी सैलरी क्यों नहीं खर्च कर देते? जैसे आपकी स्कूल फीस है, अगर मान लीजिए वो 50,000 है पर ईयर, तो पूरी की पूरी 50,000 एक साथ क्यों नहीं पे कर देते? एक ही चीज़ पे खर्च क्यों नहीं कर देते? यार इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो सारा के सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, पूरा अमाउंट जो भी फुल सैलरी है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च क्यों नहीं कर देते? या क्लॉथ्स पे क्यों नहीं खर्च कर देते? या मेडिसिन पे क्यों नहीं खर्च कर देते? या हेल्थ पे क्यों नहीं यूज़ कर देते? तो उसका रीज़न आप यही पाएंगे कि यूटिलिटी जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा डीप में सोचेंगे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे भी, 1-2 लेक्चर के बाद हम निश्चित रूप से इसको डिस्कस करेंगे कि पूरी की पूरी सैलरी हम किसी पर्टिकुलर एक ही अमाउंट पे या एक ही जो आइटम है उस पर खर्च क्यों नहीं कर देते? तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं यूटिलिटी है। जब हमें लगता है कि यार इसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा है तो हम उसको पे करते हैं। लेकिन अगर एक ही मद पे खर्च किया जाएगा या एक ही आइटम पे हम खर्च करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जब हमें ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पे यूटिलिटी हमें कम मिल रही है, जबकि दूसरे आइटम पे अगर हम ये अमाउंट खर्च करें तो उसकी यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम सेकंड आइटम पे खर्च करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट आइटम के कंपैरिजन में हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि यूटिलिटी जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, अच्छा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे थे, फिलहाल इसे डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट से आपको जो यूटिलिटी मिली, फर्स्ट आइटम से जो यूटिलिटी मिली, माना हमने कि 30 के इक्वल मिल गई। अब सेकंड चपाती जब आपने कंज्यूम की तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी निश्चित रूप से फर्स्ट के कंपैरिजन में कम मिलेगी। लेकिन ये सब तब होगा जब जो कमोडिटी है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी सेम हो, क्वांटिटी भी सेम हो, उसकी टेस्ट भी उसका सेम हो। जैसे आपने फर्स्ट चपाती खाई थी, सेकंड चपाती भी आप सेम वैसी ही यूज़ करें, उसी क्वांटिटी में यूज़ करें, उसी टेस्ट की हो जैसे कि पहले वाली का टेस्ट था। टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जब आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम की, आपने एक फर्स्ट चपाती सुबह खाई और शाम को सेकंड चपाती खाई, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि फर्स्ट वाली के कंपैरिजन में सेकंड चपाती का जो यूटिलिटी इंक्रीज हो जाए। लेकिन ये कब होगा? जब गैप हो। तो यहाँ पे आपके पास टाइम गैप नहीं होना चाहिए, अमाउंट में चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस अगर फर्स्ट चपाती की जो थी सेकंड चपाती की प्राइस भी सेम रहनी चाहिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, कलर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट चपाती से जो यूटिलिटी मिलेगी आपको 30 के बराबर मिलेगी। अब आप कंटिन्यू सेकंड चपाती जब यूज़ करेंगे या कंज्यूम करेंगे तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी होगी निश्चित रूप से फर्स्ट जो चपाती थी उसके कंपैरिजन में कम होगी, यानी कि मान लेते हैं 20 होगी। थर्ड के केस में हमारे पास जो यूटिलिटी है वो हो जाती है 10, फोर्थ के केस में हो जाती है 0
और फिफ्थ के केस में हम देखें तो ये नेगेटिव चली जाती है 5, यानी कि और कम हो जाती है। तो यूटिलिटी जो है वो देखिए आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में हमारे पास ज़्यादा थी, लेकिन हमने जब कंटिन्यू सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है हमारे पास थोड़ी सी कम हो गई। थर्ड केस में थर्ड यूनिट हमने कंज्यूम की, चपाती की, तो हमारे पास जो यूटिलिटी है वो उससे भी कम मिली। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमें 0 मिल रही है, और उसके बाद अगर हमने कंजम्पशन जारी रखा तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी हमें नेगेटिव मिल रही है। ये जो यूटिलिटी है जो एक यूनिट से मिल रही है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट से मिलाकर जो यूटिलिटी मिली है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। फर्स्ट यूनिट से आप देखेंगे 30 यूनिट मिल रही है यूटिलिटी, और सेकेंड यूनिट से जो यूटिलिटी मिली आपको 20 थी, तो सेकेंड और फर्स्ट दोनों से मिलाकर आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल गई, दोनों का टोटल कर दीजिए आप, तो 50 यूटिलिटी आपको मिली है। थर्ड यूनिट से आप देखेंगे तो 10 यूनिट और आपको यूटिलिटी मिली है, तो 50 + 10 कर दीजिए, तो इसका मतलब 60 यूटिलिटी के बराबर मिली है आपको। ये टोटल यूटिलिटी हो जाती है। जितनी भी यूनिट आपने कंज्यूम्ड की है उनसे मिलने वाली यूटिलिटी का जो टोटल है ये टोटल यूटिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल यूनिट कंज्यूम्ड, total utility of all unit consumed of the commodity total of all unit consumed of the commodity is known as टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखिए जितनी यूनिट आपने कंज्यूम की है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उनका जो सम कर दिया उसे आप क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी कहेंगे। आप इसको इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं कि 30, 20, 50, 50 + 10, 60, 60 + 0, 60, 60 - 5, ये हो जाती है 55। तो 55 जो है वो आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है। सिक्सटी + 0 यहाँ पे 60 हो जाती है, और 60 - 5 करेंगे आप तो ये 55 हो जाती है। इस तरीके से भी आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात आती है मार्जिनल यूटिलिटी की। यहाँ पे हम बता देते हैं आपको टाइप्स। हमारे पास यूटिलिटी के जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी होती है आपके पास, टोटल यूटिलिटी होती है, और होती है एवरेज यूटिलिटी। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को आप यहाँ पे देख चुके हैं। टोटल यूटिलिटी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किए मैंने आपने देख चुके होंगे। बात आती है मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो लास्ट यूनिट से आपको जो यूटिलिटी मिल रही है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो लास्ट यूनिट यहाँ पे हमारे पास क्या है, लास्ट यूनिट हमारे पास यहाँ पे 5 है। तो 5 अगर यूनिट्स हैं हमने कंज्यूम की है, तो लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो है -5। तो ये जो -5 यूटिलिटी है इसे आप क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हमारे पास 4th ही यूनिट हो, हमने 4th यूनिट ही कंज्यूम की हो, तो उस केस में आप देखेंगे कि हमने 4th यूनिट कंज्यूम करने से हमें जो यूटिलिटी मिली है वो मिली है 0। तो यहाँ पे लास्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो 0 है, तो इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। और अगर हम यूनिट 3rd ही कंज्यूम करें, यानी कि हमने टोटल 3 यूनिट ही कंज्यूम की हो, तो आप देखेंगे कि 3rd यूनिट से जो यूटिलिटी मिली है वो आपको मिली है 10। तो लास्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है उसको आप क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिएगा यूटिलिटी ऑफ एन
एडिशनल यूनिट utility of an additional unit consumed by the consumer is known as marginal utility. मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में MU भी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, ये यहाँ पे टोटल यूटिलिटी थी, इसे हम शॉर्ट में TU भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अगर हम दो ही यूनिट कंज्यूम करें तो लास्ट यूनिट का जो सेकंड यूनिट है यहाँ पे लास्ट यूनिट हो जाती है, और इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो है 20, तो इसे हम MU कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, या यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड, ये भी आप लिख सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड ये ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। लास्ट, तो देखिए यूटिलिटी ऑफ एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, और यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम कि सेकंड, अगर दो ही यूनिट कंज्यूम की है और सेकंड यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 20 है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि 20 जो यूटिलिटी है उसे आप मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, और टोटल यूटिलिटी इस केस में हो जाती है 50। इन दोनों का जो टोटल है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। फिर बात आती है एवरेज यूटिलिटी की, कि एवरेज यूटिलिटी क्या है। तो आप देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज एवरेज यूटिलिटी। तो यहां पे हमारे पास टोटल हो जाता है 50। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो TU है, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम टोटल यूटिलिटी को। TU आपके पास हो जाता है, ये हमारा एग्जाम्पल था, इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं जिस तरीके से पहले था। तो यहाँ पे आपके पास यूटिलिटी थी 20, थर्ड के केस में थी 10, फोर्थ के केस में 0, और 5 यूनिट्स के केस में हमारे पास यूटिलिटी थी -5। तो यहाँ पे ये 60, इन दोनों का टोटल 60 + 0 आपके पास 60 हो जाता है, 60 - 5 आपके पास 55 हो जाता है। अब अगर बात आए एवरेज यूटिलिटी की, जिसे हम AU कहते हैं शॉर्ट में, एवरेज यूटिलिटी। तो देखिए एवरेज यूटिलिटी को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज एवरेज यूटिलिटी। तो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड by the consumer is known as average utility। ये आपकी AU हो जाती है, यानी कि एवरेज यूटिलिटी। अब देखिए आप करते कैसे हैं कि आपके ने यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी आपके पास 30 है और यूनिट कंज्यूम्ड है 1, तो 30 में आप डिवाइड कीजिए 1 का, तो आपके पास यूटिलिटी आएगी 30, ये आपकी एवरेज यूटिलिटी हो जाती है। सेकंड केस में आप देखिए यूनिट कंज्यूम्ड इज 2 यूनिट्स एंड टोटल यूनिट इज 50 यूटिलिटी इज डिवाइडेड बाई 2, देन यू कैन फाइंड 25
is average utility here. Then you can see your total utility is 60 and unit consumed is 3. 60 divided by 3, then you will find 20 is equal to average utility, and 60 divided by 4 you will find 15. It will be your average utility here, and last 55 divided by 5 you will find 11. This will be your average utility here. तो देखिए आप कि यहाँ पे हमारे पास जो यूटिलिटी है वो है 11. 55 डिवाइडेड बाई 5, तो आपके पास एवरेज यूटिलिटी आ जाती है 11. यहाँ पे हम शो कर देते हैं इसको, जिससे कि आप इसको कैलकुलेट भी कर सकें. 60 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 3, नहीं 60 डिवाइडेड बाय 3. तो 60 डिवाइडेड बाय 3 यू कैन कैलकुलेट दिस. तो आपके पास देखिए यूटिलिटी हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई. यहाँ पे आपके पास टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, यूटिलिटी है और एवरेज यूटिलिटी है. वैसे अब अगर इसको हम थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करें तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि देखिए यूटिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस में है. यहाँ पे ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है. तो यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो देखिए आप प्लस में आ रही है. और यूटिलिटी जब प्लस में थी तो देखिए आप TU इंक्रीज हो रही थी. तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि यूटिलिटी अगर पॉजिटिव होती है तो TU इंक्रीज होती है. तो आपने एक पॉइंट लिखा था यहाँ पे, यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. देखिए यहाँ पे लिख रखा है आपने, यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो व्हेन marginal utility positive, TU या टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज. तो आप देख सकते हैं कि जब यूटिलिटी है पॉजिटिव है तो TU इंक्रीज होती जा रही है. आप देखिए यहाँ पे ये 30 थी, ये 20 थी, ये 10 थी, ये पॉजिटिव थी. जब जब ये पॉजिटिव थी तब तब TU देखिए आप इंक्रीज हुई है. 30 से 50 हुई, 50 से 60 हुई. तो जब तक पॉजिटिव रहती है MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जब जब पॉजिटिव रहेगी TU आपकी इंक्रीज करेगी. आपने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है. सेकंड आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो देन टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट. तो देखिए MU के जीरो होने पर जो TU है वो हाईएस्ट थी. तो जब आपकी MU जीरो होगी, मार्जिनल यूटिलिटी जब आपकी जीरो हो जाएगी, उस समय जो आपकी TU होगी, टोटल यूटिलिटी होगी, वो हाईएस्ट होगी. ऐसा हर केस में होगा. और लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, जैसे ही ये नेगेटिव हो जाती है तो आपकी TU डिक्रीज होने लग जाती है. तो यहाँ पे जैसे ही आपकी देखिए माइनस में गई, नेगेटिव गई आपकी MU, आपकी जो TU है वो डिक्रीज होने लग गई, 60 से 55 पे आ गई. तो ये आप लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी विल बी डिक्रीजेज. तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिख देते हैं इसका, व्हेन MU decreases, when MU is negative
टोटल यूटिलिटी व्हेन MU नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज। तो जल्दी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। हाँ, तो देखिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम बात कर रहे थे और DMU में हम बता दें आपको कि मैं आपसे बता रहा था कि हम मान लीजिए किसी शादी में गए और शादी में वहाँ पे डिनर कर रहे हैं। डिनर में 15 से 20 स्टॉल लगी हुई है और स्टॉल में हमने क्या किया, किसी एक आइटम को कंज्यूम ना करके थोड़ा थोड़ा हर आइटम कंज्यूम किया। थोड़ा सा हमने गोलगप्पे लिए, उसके बाद थोड़ी सी टिकिया यूज़ की, उसके बाद थोड़े से राइस लिए, थोड़ा सा हमने ये चपाती यूज़ की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो हमारा पेट था उसे भरने के लिए किसी एक आइटम को ही क्यों नहीं कंज्यूम किया, अलग अलग एक आइटम को क्यों कंज्यूम किया, कभी सोचा है आपने? सभी जनरली इसी तरीके से करते हैं, अलग अलग आइटम ही कंज्यूम करते हैं। एक आइटम जनरली कोई भी उससे पेट नहीं भरता है एक ही आइटम से। इसका मेन रीज़न है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जब हम फर्स्ट चपाती खाते हैं या आपने मान लीजिए फर्स्ट गोलगप्पे यूज़ किए, आपने जब फर्स्ट पीस खाया गोलगप्पे का तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है आपको वो सबसे ज़्यादा मिलती है। फिर सेकंड जब गोलगप्पा पीस गोलगप्पे का यूज़ करते हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिली वो आपको फर्स्ट से के कंपैरिजन में कम मिली, थर्ड से और कम मिली, फोर्थ से जो यूटिलिटी मिलेगी वो और कम मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, अब आपका पेट खाली तो है, ऐसा नहीं है पेट भर गया है, पेट भरा नहीं है, पेट आपका खाली है, लेकिन आप क्या करते हैं कि भले अब नहीं खाना मेरे को गोलगप्पे, अब मेरे को दूसरी चीज़ खानी है। तो क्या गोलगप्पे आपको पसंद नहीं थे? अरे गोलगप्पे पसंद थे तभी तो हमने गोलगप्पे खाए थे। तो पसंद तो अभी भी है, लेकिन अब इससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो मेरे को कम मिल रही है और दूसरी जो मेरा आइटम है उससे मेरे को यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। इसलिए मैंने फर्स्ट आइटम को छोड़ दिया और मैं सेकंड आइटम पे आ गया। तो अब आपने सेकंड आइटम पे आ गए, आपने टिकिया खाई, टिकिया की आपने कितनी यूनिट खाई? 2 या 3 यूनिट खाई। तो फर्स्ट यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो उससे जो यूटिलिटी मिली वो आपको टिकिया से थोड़ी सी ज़्यादा मिली। सेकेंड यूनिट से जब सेकंड यूनिट आपने टिकिया की यूज़ की तो उससे जो यूटिलिटी मिली वो पहले वाली टिकिया की तुलना में कम मिली। और थर्ड यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो फर्स्ट 2 यूटिलिटीज से कम मिलेगी। और फोर्थ यूनिट आप कंज्यूम करने की जगह सोचोगे कि नहीं यार अब मैं टिकिया खा चुका हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, अब मैं दूसरे आइटम पे चलता हूँ। तो आप इस तरीके से आइटम को चेंज करते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो DMU ही है कि जो यूटिलिटी है वो आपकी डिक्रीज़ होती चली जाती है। लेकिन ये कब होती है, इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो देखिए कुछ अजम्पशन हैं। अजम्पशन यानी ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो ही ये रूल काम करेगा, अदरवाइज ये रूल काम नहीं करेगा। फर्स्ट, यूनिट विल बी होमोजीनियस। जो यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। इट मीन्स यूनिट will be same in taste, quality, quantity, packing, etc. तो जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सेकंड, कंज्यूमर इज रेशनल। जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए, मतलब उस सोच समझ के खर्च करने वाला होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि बिना किसी डिसीजन के या बिना किसी लॉजिक के डिसीजन लेने वाला हो, लॉजिकल डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस ऑफ no changes in price of the commodity no change in consumers income and taste। no time gap, during the consumption of good। नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, यानी कि जब आप कंज्यूम करें गुड्स को उस ड्यूरेशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू आपका कंजम्पशन होना चाहिए। फर्स्ट चपाती खाने के तुरंत बाद आप सेकंड चपाती यूज़ करेंगे, सेकंड के बाद तुरंत बाद आप थर्ड चपाती यूज़ करेंगे, थर्ड के बाद आप कंटिन्यू फोर्थ चपाती यूज़ करेंगे। बीच में टाइम गैप नहीं होगा, सबका जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चपाती रूखी आपने खा ली और सेकंड चपाती आपने घी से खाई, थर्ड चपाती आप किसी और चीज़ से खा रहे हैं तो आपका टेस्ट बदल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट चपाती आपने जैसे यूज़ की थी, सेकंड चपाती भी आप वैसे ही यूज़ करेंगे, थर्ड चपाती भी वैसे ही यूज़ करेंगे, फोर्थ चपाती भी आप वैसे ही यूज़ करेंगे और सबकी जो प्राइस है वो भी आप सेम पे करेंगे, या जो सबकी कॉस्ट है वो भी आपको सेम पे करनी होगी। अगर आपने फर्स्ट चपाती इस जगह पे बैठ के यूज़ की है तो वही सेकंड चपाती भी आप उसी जगह पे बैठ के यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर जगह चेंज हो जाएगी तो आपकी यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगी। आप एक चाय अपने घर पे पीजिए, दूसरी चाय आप अपने होटल में पीजिए, तो चाय तो वही है लेकिन जगह चेंज हो गई तो निश्चित रूप से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। एक चाय आप अकेले पीजिए, दूसरी आप कई लोगों के साथ भी पीजिए, तो हो सकता है जो दूसरी चाय थी वो आपका यूटिलिटी उससे ज़्यादा मिले। तो आप जिस कंडीशन में फर्स्ट यूनिट को यूज़ कर रहे हैं, सेकंड यूनिट भी आप उसी कंडीशन में यूज़ करेंगे। अगर आप अकेले में बैठ के चाय पी रहे थे पहली, और तो दूसरी चाय भी आप अकेले में बैठकर ही पिएंगे। तो यहाँ पे रूल ये है कि टाइम गैप नहीं होना चाहिए, नो चेंजेज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड टेस्ट, नो चेंजेज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर इज रेशनल, यूनिट विल बी होमोजीनियस, it means unit will be same in taste, quality, quantity and packing। तो ये सारी assumption है। अगर ये सारी assumption लेके हम काम करते हैं तो जो DMU का लॉ है या लॉ ऑफ DMU है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये काम करता है। और किस तरीके से काम करता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले भी हम समझ चुके हैं, इससे पहले जो हमने डिमांड का वो मार्जिनल यूटिलिटी का देखा था वो इसी बेस पे तैयार होता है कि units of mango consumed यहाँ पे आपने फर्स्ट मैंगो यूज़ किया तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी आपको वो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा मिलेगी। बाकी के जो अदर मैंगोज़ हैं उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यूटिलिटी आपको फर्स्ट मैंगो से मिलेगी। मान लीजिए इससे 5 मिल गई, देन सेकंड मैंगो आप कंज्यूम करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो इक्वल्स टू 3 के इक्वल मिल जाएगी। थर्ड मैंगो कंज्यूम करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो मान लीजिए 2 के इक्वल मिल गई। फोर्थ यूनिट से आपको 0 मिल गई और फिफ्थ यूनिट से -2 मिल गई। तो ये जो यूटिलिटी मिली है इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। और आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट मैंगो से ज़्यादा मिल रही है, सेकंड से कम, थर्ड से और कम, फोर्थ से और कम और फिफ्थ से नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वैसे वैसे आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिलती जा रही है। यही क्या है, यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम की, आपको जो यूटिलिटी मिली वो थी, बाकी अदर कंज्यूम्ड यूनिट से ज़्यादा थी।
सेकेंड यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में कम थी, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा है। थर्ड से जो यूटिलिटी मिलेगी वो फर्स्ट टू कमोडिटीज़ के कंपैरिजन में कम मिलेगी। तो यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, और कैसे डिक्रीज होती जाएगी? जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे। इफ कंज्यूमर consume more and more unit of commodity, if consumer consume more and more unit of commodity, if consumer consume more and more unit of commodity, utility decreases goes decrease। तो कंज्यूमर जैसे जैसे यूनिट यूज़ करता जाता है, कंज्यूम करता जाता है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज नोन एज लॉ ऑफ diminishing marginal utility। But following condition must be satisfied। बट फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके ये रूल काम करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ DMU। We can see here, we can see the schedule of the consumer who consumed five units of mango if consumer consumed first unit of mango if consumer consumed first unit of mango, he get utility equals to 5। If he consumed
नेक्स्ट सेकंड यूनिट ऑफ मैंगो, देन यूटिलिटी decreases if consumer consume third unit, if consumer consume third unit of mango, utility of third mango decreases in comparison of second and first mango consumed। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है इसमें मैं आपको बता दूं क्या बताया गया है। वी कैन सी द शेड्यूल ऑफ द कंज्यूमर्स, यहाँ पे ये कंज्यूमर का शेड्यूल है, कंज्यूमर्स शेड्यूल। तो ये कंज्यूमर शेड्यूल है, इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से जो MU मिली है वो आपको 5 के इक्वल मिली है, लेकिन सेकंड यूनिट ऑफ मैंगो आपने जब कंज्यूम किया तो उससे जो यूटिलिटी मिली है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में आपको कम मिल रही है। और थर्ड यूनिट से आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, थर्ड यूनिट ऑफ मैंगो आपने जब कंज्यूम किया तो उससे जो यूटिलिटी मिली है वो आपको सेकेंड के कंपेरिजन में कम मिल रही है। तो इसी चीज़ को आपने यहाँ पे लिखा है, वी कैन सी द शेड्यूल ऑफ द कंज्यूमर हु कंज्यूम्ड 5 यूनिट ऑफ मैंगो, ये 5 है। If consumer consumed first unit of mango, he get utility equals to 5. If he consumed next second unit of mango, then utility decreases. If consumer consumed third unit of mango, utility of third mango decreases in comparison of second and first mango consumed. तो फर्स्ट और सेकंड मैंगो जो आपने कंज्यूम किया उसके कंपैरिजन में थर्ड मैंगो से जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम हो जाती है। यही आप DMU में समझा रहे हैं। तो यूटिलिटी आप वैसे वैसे डिक्रीज होती जाती है जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं। तो वी कैन सी if we consume more and more unit of commodity, if we consume more and more unit of commodity, if we consume more and more unit of commodity, utility decreases as per our each consumption of unit। तो ये ऑब्जर्वेशन है आपकी। This is known as law of DMU। This is known as law of DMU। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो लेक्चर में देख लिया है। इसके बाद जो DMU है उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। DMU भी आपका
टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम फिर से देखते हैं एक वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।